आज हम NCERT द्वारा कक्षा 12 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 जैव अणु का अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, हार्मोन जैव अणु हैं। इनमें से प्रथम भाग में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक जैव तंत्र यानी लिविंग सिस्टम स्वयं वृद्धि करता है, कायम रहता है तथा स्वयं का पुनर्जनन करता है। यह आश्चर्यजनक है कि जैव तंत्र अजैविक परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बनता है। जैव तंत्र में रासायनिक रूप से यानी केमिकली क्या होता है, इसे हम जैव रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैव तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। ये जैव अणु आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु जैसे विटामिन और खनिज लवण भी जीवों की कार्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ जैव अणुओं की संरचना एवं कार्य प्रणाली यानी फंक्शंस के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। ये जैव अणु हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, हार्मोन। कार्बोहाइड्रेट के कुछ सामान्य उदाहरण इक्षु शर्करा, ग्लूकोज तथा स्टार्च आदि से आप भली भांति परिचित हैं। इनमें से अधिकांश का सामान्य सूत्र CxH2O होल Y होता है तथा पहले इन्हें कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था, जिसके कारण इनका नाम कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न हुआ। जैसे ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 सामान्य सूत्र C6H2O होल 6 के अनुरूप है। एसिटिक अम्ल CH3COOH का सूत्र इस सामान्य सूत्र C2H2O का होल 2 में सही बैठता है, परंतु यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अतः सारे यौगिक जो इस सूत्र के अनुरूप हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार रेमनोज C6H12O5 एक कार्बोहाइड्रेट है, परंतु इस परिभाषा में सही नहीं बैठता। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या वे यौगिक जो जलअपघटन कराने पर प्राय ध्रुवण घूर्णक इकाइयाँ देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतया पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का बड़ा समूह बनाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के आधिक्य वाले खाद्य पदार्थ हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं शर्करा कहलाते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को सुक्रोज कहते हैं, जबकि दूध में पाए जाने वाली शर्करा को दुग्ध शर्करा या लैक्टोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेटों को सैकेराइड भी कहते हैं। ग्रीक शब्द है सैकेरोन, जिसका मतलब होता है शर्करा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज आदि मोनोसैकेराइड्स के सामान्य उदाहरण हैं। ये वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। लगभग 20 मोनोसैकेराइड प्रकृति में ज्ञात हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड की 2 से 10 तक इकाइयाँ प्राप्त होती हैं ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइडों की संख्या के आधार पर इन्हें पुनः डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड आदि में वर्गीकृत किया गया है। अगर 2 सैकेराइड प्राप्त होते हैं तो उसको डाइसैकेराइड कहते हैं। अगर किसी ट्राइसैकेराइड से यानी 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं तो वो ट्राइसैकेराइड होता है। 4 अगर मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं तो वो टेट्रासैकेराइड होता है। इनमें से डाइसैकेराइड प्रमुख है। डाइसैकेराइड के जल अपघटन से प्राप्त 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ समान या अलग हो सकती हैं। जैसे सुक्रोज का एक अणु जल अपघटन द्वारा
ग्लूकोज व फ्रक्टोज की एक एक इकाई देता है, जबकि माल्टोज से प्राप्त दोनों इकाइयां केवल ग्लूकोज की होती हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन तथा गोंद वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। ये पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन पर आधारित वर्गीकरण है। पॉलीसेकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते, अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को अपचायी एवं अनपचायी शर्करा में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, अपचायी शर्करा कहलाते हैं। सभी मोनोसेकेराइड चाहे वो एल्डोज हों अथवा कीटोज अपचायी शर्करा होते हैं। मोनोसेकेराइड्स सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जल अपघटन पर अधिक सामान्य यौगिक नहीं देते हैं। प्रकृति में लगभग 20 प्रकार के मोनोसेकेराइड्स ज्ञात हैं। ये प्राय क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में विलय होते हैं। इनकी जल में विलयता का कारण इनमें हाइड्रोजन बंध का बनना है। यदि मोनोसेकेराइड्स में एल्डिहाइड समूह है तो उसे एल्डोज, और यदि उसमें कीटो समूह है तो उसे कीटोज कहते हैं। मोनोसेकेराइड्स के उदाहरण है ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज। मोनोसेकेराइड्स के ये प्रकार हैं। मोनोसेकेराइड्स में निहित कार्बन परमाणुओं की संख्या को भी नाम में सम्मिलित किया जाता है। अगर 3 कार्बन परमाणु है तो उसको ट्रायोज नाम दिया गया, 4 है तो उसको टेट्रोज कहते हैं, 5 है तो उसको पेंटोज कहते हैं, 6 है तो उसको हेक्सोज कहते हैं, 7 है तो उसको हेप्टोज कहते हैं। अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो अगर ट्रायोज है, और अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको एल्डो ट्रायोज कहते हैं, और यदि उसमें कीटो ग्रुप है तो उसको कीटो ट्रायोज कहा जाएगा। 4 कार्बन वाला जो टेट्रोज होता है उसमें यदि एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको एल्डो टेट्रोज कहते हैं, और यदि उसमें कीटोनिक ग्रुप है तो उसको कीटो टेट्रोज कहा जाता है। पेंटोज में भी इसी प्रकार एल्डो पेंटोज और कीटो पेंटोज होते हैं। एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज भी इसी प्रकार का उदाहरण है। हेप्टोज में भी अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको एल्डो हेप्टोज कहते हैं, और कीटोनिक ग्रुप है तो उसको कीटो हेप्टोज कहा जाता है। हमने अभी ये जाना कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका जल अपघटन, स्वाद पर आधारित वर्गीकरण देखा। हमने ये भी जाना कि वे कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, अपचायी शर्करा कहलाते हैं। हमने देखा कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं। अब विस्तार से जानेंगे ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के बारे में। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है तथा इसे डेक्सट्रोज कहते हैं। यह अनेक कार्बोहाइड्रेटों यथा स्टार्च, सेल्यूलोज आदि का एकलक यानी मोनोमर होता है। यह संभवतः पृथ्वी पर बहुतायत में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है। पके हुए अंगूर में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है। यह मीठे फलों तथा शहद में भी मिलता है। ग्लूकोज को सुक्रोज यानी इक्षु शर्करा से, जिसे केन शुगर कहते हैं, तथा स्टार्च से बनाया जाता है। सुक्रोज से जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। स्टार्च का भी जल अपघटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में। ताप होता है 393 केल्विन और दाब होता है 2 से 3 वायुमंडलीय। तो इस प्रकार से हम सुक्रोज से और स्टार्च से ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज की संरचना आप देख रहे हैं। इस संरचना के पक्ष में कुछ तथ्य हैं, आओ उन्हें जानते हैं। ये जो ग्लूकोज की संरचना है C6H12O6, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। इस प्रकार ये जो संरचना है उसके पक्ष में कुछ प्रमाण हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका अणुसूत्र C6H12O6 है। HI के साथ गर्म करने पर यह नॉर्मल हेक्सेन देता है, जो ये दर्शाता है कि सभी 6 कार्बन परमाणु एक लंबी श्रृंखला में जुड़े हैं। ये अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया हो रही है और ग्लूकोज ऑक्सिम बन रहा है,
ये कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को सिद्ध करता है। आप देख रहे हैं यहाँ CHO समूह पर इस हाइड्रोक्सिल अमीन का योग हो रहा है और ऑक्सिम बन रहा है, तो ये कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को प्रमाणित करता है। ये अभिक्रिया भी कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को सिद्ध करती है। इसमें HCN का योग इस एल्डिहाइडिक ग्रुप पर होता है और ये साइनोहाइड्रिन बनता है। ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकरण से 6 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल देता है। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज का कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है। एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटलीकरण कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, जो ग्लूकोज में 5 OH समूहों की उपस्थिति की पुष्टि करता है। चूँकि ग्लूकोज स्थायी यौगिक है, अतः 5 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए। ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल सैकरिक अम्ल बनाते हैं। यह ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। फिशर ने विभिन्न OH समूहों की सही त्रिविम व्यवस्था को दर्शाया। इसका सही विन्यास संरचना 1 में हम देख सकते हैं। इस पहली संरचना में हम देख सकते हैं ग्लूकोनिक अम्ल को संरचना 2 और सैकरिक अम्ल को संरचना 3 द्वारा निरूपित करते हैं। ग्लूकोज को D+ ग्लूकोज क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। ग्लूकोज के नाम से पहले D इसके विन्यास को निरूपित करता है, जबकि प्लस अणु की दक्षिण ध्रुवण घूर्णकता यानी क्लॉकवाइज रोटेशन को निरूपित करता है। जैसा आप जानते हैं कि कैपिटल D व कैपिटल L का यौगिक की ध्रुवण घूर्णकता से कोई संबंध नहीं है एवं इनका शब्द स्मॉल d तथा स्मॉल l से भी कोई संबंध नहीं है, तो फिर ये D और L यानी कैपिटल D और कैपिटल L क्या दर्शाते हैं? किसी यौगिक के नाम से पहले लिखे अक्षर कैपिटल D व कैपिटल L उसके किसी विशेष यौगिक के त्रिविम समावयवी के किसी अन्य यौगिक जिसका विन्यास ज्ञात हो के आपेक्षिक विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। कार्बोहाइड्रेटों में ये संबंध ग्लिसरैल्डिहाइड के किसी विशेष समावयवी से दर्शाया जाता है। ग्लिसरैल्डिहाइड में एक असम्मित कार्बन परमाणु होता है, ये आप देख रहे हैं असम्मित कार्बन परमाणु है, तथा इसके 2 प्रतिबिंब रूप होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं OH राइट हैंड साइड में है, दाहिनी ओर है, इसको कैपिटल D से दर्शाया गया है, और जब ये OH समूह लेफ्ट हैंड साइड में है, बाईं ओर है, तो इसको कैपिटल L से दर्शाया गया है। किसी मोनोसेकेराइड के विन्यास के निर्धारण के लिए इसके सबसे नीचे वाले असम्मित कार्बन परमाणु की तुलना करते हैं। जैसे ये ग्लूकोज में ये सबसे नीचे वाला जो है असम्मित कार्बन परमाणु, ये जो CH2OH है ये असम्मित नहीं है, ये वाला असम्मित कार्बन परमाणु है, इस पर OH दाहिनी ओर है, इसलिए इसको कैपिटल D से दर्शाया गया है, और ये जो प्लस है ये इसकी ध्रुवण घूर्णकता को दर्शाता है। तो आपने जाना कि ग्लिसरैल्डिहाइड से तुलना करके हम D और L यानी कैपिटल D और कैपिटल L विन्यास का निर्धारण करते हैं, और ग्लूकोज के जो अन्य असम्मित कार्बन हैं उनका इस तुलना में ध्यान नहीं रखते, यानी ये जो कार्बन है ऊपर वाले ये असम्मित कार्बन है लेकिन इनका ध्यान नहीं रखते हैं। इस तुलना के लिए संरचना को इस प्रकार लिखा जाता है कि सर्वाधिक ऑक्सीकृत कार्बन परमाणु जो यहाँ CHO है, ये ऊपर CHO है, ये सबसे ऊपर यानी शीर्ष पर रहे। यह संरचना ग्लूकोज के अधिकांश गुणों को स्पष्ट करती है, परंतु एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोज शिफ परीक्षण नहीं देता एवं ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड योगोत्पाद नहीं बनाता। ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता,
जो इंगित करता है कि इसमें मुक्त यानी फ्री CHO समूह नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज दो भिन्न क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है जिन्हें अल्फा तथा बीटा कहते हैं। ग्लूकोज का अल्फा रूप, जिसका गलनांक 419 केल्विन होता है, इसके सांद्र विलयन से 303 केल्विन ताप पर क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि ग्लूकोज का बीटा रूप, जिसका गलनांक 423 केल्विन होता है, 371 केल्विन पर ग्लूकोज के गर्म एवं संतृप्त विलयन से इसके क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना ओपन चेन संरचना द्वारा उपरोक्त व्यवहार को, जो भी हमने बोला है, बताया है, उसको नहीं समझाया जा सकता है। यह सुझाव दिया गया कि OH समूहों में से एक CHO समूह से योग द्वारा चक्रीय हेमी एसिटल संरचना बनाता है। यह पाया गया कि ग्लूकोज एक 6 सदस्यीय वलय यानी 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, जिसमें कार्बन 5 पर उपस्थित OH समूह वलय निर्माण करता है। यह CHO समूह की अनुपस्थिति एवं ग्लूकोज के इन दो रूपों के अस्तित्व को समझाता है जो आप देख रहे हैं। ये दोनों चक्रीय रूप ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला के साथ साम्य में रहते हैं। ये जो 5 नंबर वाला कार्बन है, इससे जुड़ा OH और ये एल्डिहाइडिक कार्बन, इसके बीच में चक्रीयकरण होता है और इस प्रकार से ये ऑक्सीजन चक्र बनाता है, चक्र का एक भाग बनता है। तो इस प्रकार की श्रृंखला जो होती है चक्रीय संरचना होती है और ये विवृत श्रृंखला के साथ में साम्य में रहते हैं। ग्लूकोज के दोनों चक्रीय हेमी एसिटल रूपों में भिन्नता केवल कार्बन नंबर 1 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में होती है। ये आप देख रहे हैं कि इस कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ नीचे है और यहाँ ऊपर है। ऐसे समावयवी अर्थात अल्फा तथा बीटा रूपों को एनोमर कहते हैं। पाइरेन एक 6 सदस्यीय वाली रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन तथा 5 कार्बन परमाणु होते हैं। पाइरेन से समानता के होने के कारण ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय वाली संरचना को पाइरेनोज संरचना अल्फा या बीटा कहते हैं। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को अधिक सही रूप में हावर्थ संरचना द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जो आपके सामने है। ये हावर्थ संरचना है। ग्लूकोज अपचायी शर्करा है क्योंकि इसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह है। अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप अब तक समझ गए हैं कि इसका उत्तर एल्डिहाइडिक समूह है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। अब फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है जो कि फलों, शहद एवं सब्जियों में पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में मधुरक यानी स्वीटनर के रूप में प्रयोग होता है। यह डाइसेकेराइड सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटोहेक्सोज है। फ्रक्टोज का अणुसूत्र भी ग्लूकोज के समान C6H12O6 होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर यह पाया गया कि फ्रक्टोज में कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह है तथा ग्लूकोज के समान 6 कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला है। यह भी D श्रेणी से संबंधित है तथा वाम ध्रुवण घूर्णक यानी लीवो रोटेटरी यौगिक है। इसे उपयुक्त रूप से D- फ्रक्टोज लिखा जाता है। यह इसकी विवृत श्रृंखला ओपन चेन संरचना है। यह भी 2 चक्रीय संरचनाओं के रूप में पाया जाता है जो C5 पर उपस्थित OH तथा CO के योग से बनी होती है। इस प्रकार 5 सदस्यीय वलय बनती है। ग्लूकोज में आपने देखा 6 सदस्यीय वलय बनती है, इसमें 5 सदस्यीय वलय बनती है। फ्यूरेन एक 5 सदस्यीय वलय संरचना होती है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु तथा 4 कार्बन परमाणु होते हैं। इससे समानता के कारण इसे फ्यूरेनोज कहा जाता है। तो ये अल्फा D- फ्रक्टोफ्यूरेनोज है और यह बीटा D- फ्रक्टोफ्यूरेनोज है। फ्रक्टोज के दोनों एनोमर की चक्रीय संरचना को हावर्थ संरचनाओं द्वारा ग्लूकोज के समान इस प्रकार दर्शाया जाता है। ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर केवल भिन्नता है कार्बन नंबर 2 पर, ये CH2OH ऊपर की तरफ है और इस संरचना में CH2OH
नीचे की तरफ है। आज हमने जैव अणुओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचनाओं में क्या अंतर है और इनकी संरचनाओं के पक्ष में प्रमाण देखे। अगले भाग में हम डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व पढ़ेंगे। मिलेंगे अगले भाग में।